नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। एक खबर आ रही है कतर से और खबर ये है कि कुछ एक्स नेवल ऑफिसर्स हैं जो भारत के रह चुके हैं नेवी में, उनको डेथ पेनल्टी अवार्ड किया गया है कतर में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे नेवी ऑफिसर्स को वहां पे क्यों डेथ पेनल्टी दिया गया? अब आगे का प्रोसेस कैसे होना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी। आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। न्यूज ये है, 8 नेवी वेटरन्स गेट डेथ इन कतर, शॉक्ड इंडिया टू कंटेस्ट द ऑर्डर। और भारत सरकार तुरंत सक्रिय हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तुरंत सक्रिय हो गया और वहां पे पहुंच चुका है रिप्रेजेंटेशन देने को। द मेन इंक्लूडिंग डेकोरेटेड ऑफिसर्स, there were decorated officers, high ranking officers, ex officers, of course. They were working for a private company called as Dahra Global Technologies and Consultancy Services, और इनको पिछले अगस्त 2022 में अरेस्ट किया गया था और तब से ये जेल में ही है। और अब आज जाकर न्यूज आती है कि इनको डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दिया गया। आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो प्राइवेट एजेंसी में ये लोग वर्क करते थे, एंड सिंस जब लोग नेवी में रहते तो उनके रिश्ते चारों तरफ अच्छे खासे बन जाते, दे कुड अंडरस्टैंड वेयर टू वर्क एंड वेयर नॉट टू वर्क। तो गल्फ कंट्रीज एक बहुत बड़ा एक रिपोजिटरी है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू गो देयर एंड वर्क, एंड दे गेट हैंडसम मनी देयर। तो हुआ ये कि इनकी बेल प्लीज को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। ये तब से जेल में ही है और अभी तक भी उनके खिलाफ क्या चार्जेस हैं ये किसी ने भी नहीं बताया। कतरी अथॉरिटीज का कहना था कि मेरे पास कुछ हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे पास जिनको मैं यूज करूंगा आगे चलकर, पर अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूं या दूंगा। ये एक प्राइवेट फर्म है और इनको जो इल्जाम लगाने की बात की जा रही थी, इल्जाम इन पे ये लगा है दैट दे वर एलिजिडली स्पाइंग। और क्या स्पाई कर रहे थे? सबमरीन प्रोग्राम पे स्पाई कर रहे थे और इसकी खबर वो कहीं भेज रहे थे। कहां भेज रहे थे अभी कुछ नहीं पता है, ये इल्जाम है। और इस इल्जाम के तहत वहां पे उनको अरेस्ट किया गया है। अगस्त 2022 से ही वो जेल में है और अभी तक उनको कोई कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिल पा रहा था, पर बीच में कॉन्सुलर एक्सेस चालू किया। क्या है ये अभी हम आपको बताएंगे। 8 months since the Indian Navy personnel were detained in Qatar, the oil-rich kingdom have not given us any charges that have been framed upon them. तो कोई चार्जेस अभी तक हमें नहीं दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी एक इंसान जो भारत से जाकर बाहर काम करता है और किन्हीं कारणों से अगर उसको जेल हो जाए, अगर वो कोई चार्ज में फंस जाए, कोई क्राइम में गलती से इन्वॉल्व हो जाए या जानबूझकर भी इन्वॉल्व हो जाए, तो हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं, आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। एक नाम आपको हम बताना चाहेंगे जो आपके जहन में शायद बहुत दिनों से चल रहा होगा। इसका नाम है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन वैसे तो बहुत सारे हैं, पर वियना कन्वेंशन 1963 का एक याद आता है और वियना कन्वेंशन 1961 का याद आता है। तो एक लेटर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीच में शेयरिंग की जाती है। आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन, याद रखिएगा, आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर एक्सेस is an international treaty of the United Nations acceded to by the government of India, provides consular officers that shall have the right to visit a national of their country who is in prison, custody or detention, and to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. कोई बाहर जाकर अगर जेल में फंस गया तो वहां के लोग उसकी मदद नहीं कर सकते, मतलब उनके साथ जो परिवार वाले हैं वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आर्टिकल 36 का इन्वोकेशन होता है जो कि आपका जेनेवा कन्वेंशन का बहुत बड़ा आर्टिकल है। इसके तहत कॉन्सुलेट्स को सूचित किया जाता है और कॉन्सुलेट से कॉन्सुलर ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। वो कॉन्सुलर ऑफिसर के पास कॉन्सुलर एक्सेस है कि वो जाए और उस कैदी से, उस जेल वाले इंसान से बात करे, उसे समझ सके और लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर सके। इसमें कोई भी परिवार वाला मेंबर शामिल नहीं हो सकता, ना कोई दोस्त, ना कोई यार। ओनली थिंग दैट विल बी हैपनिंग इज द कॉन्सुलर एक्सेस दैट मस्ट बी हैपनिंग, और कॉन्सुलेट को सबसे पहले सूचित करना चाहिए। इसमें एक और बात है, इफ अ नेशनल ऑफ अ फॉरेन कंट्री इज arrested or committed to prison or to custody or is detained in any other manner, the consular post of the country is to be informed of the same without delay. अगर किसी भी पुलिस ने किसी भी एक
गैर भारतीय नागरिक को पकड़ लिया है या फिर बाहर की किसी पुलिस ने भारतीय नागरिक को पकड़ लिया है, तो उसका पहला दायित्व है कि वो उसके कॉन्सुलेट में बताए, सूचित करे कि हाँ ऐसा हुआ है और मैंने पकड़ा है, without any delay. That is the immunity, that is actually the protocol and duty that has to be there for the consular access and the hassle free sort of judgment that is going to proceed. अब इसमें एक और चीज हमें याद आती है कि मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसके ऊपर चार्जेस भी फ्रेम हो गए और वो जेल में बंद पड़ा है, कॉन्सुलर एक्सेस भी मिला हुआ है, उसके जो अधिवक्ता होंगे वो भारत से नहीं जाएंगे, उनके अधिवक्ता वहीं के होंगे, बस क्या करेगा कॉन्सुलेट उनको नियुक्त करेगा, उनसे बातें करेगा, नियुक्त करेगा और केस अच्छे से प्रेजेंट करवाएगा। पर मान लीजिए चार्जेस बन गए और आपको 4-3 साल का हो सकता है जेल टर्म मिल गया। अब यहां पे एक ट्रीटी का नाम याद आता है, उसका नाम है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। मतलब भारत ने बहुत सारी कंट्री से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है। इसके तहत क्या होगा, अगर कोई भी भारतीय बाहर किसी जेल टर्म को सर्व कर रहा है तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उसके पास ये मौका है कि भारत उसको उठा के वहां से हमारे यहां ले आए, हमारे जेल्स में वो रहेगा, ताकि उसकी जो फीलिंग है वो कम से कम भारतीय वाली तो रहे। तो वहां से उठा के यहाँ पे ले आया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो हम उसको यहां से भेजकर वहां भेजेंगे, पर हाँ दोनों को ही जेल टर्म पूरा करना पड़ेगा और सूचित करना पड़ेगा दोनों ही देशों के लोगों को या वहां की अथॉरिटीज को कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भारत ने बहुत सारी कंट्रीज के साइन कर रखा है, जैसे कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन है, बांग्लादेश है, भूटान है, ब्राजील है, बुल्गारिया है, कनाडा है, चिली है, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, सब है यहाँ पे आपको दिखेगा, प्लस नेपाल, मलेशिया, मालावी, फिलीपाइंस, पोलैंड, पोर्चुगल। पर आपको एक नाम नहीं दिखेगा और वो है कतर। भारत और कतर के बीच में 2014-15 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात जरूर चालू हुई थी और उस समय हुआ भी ये था कि 96 प्रिजनर्स को एक्सचेंज भी किया गया था। पर लोगों को लगा था ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी आगे चलकर बन जाएगी, पर बनी नहीं। भारत और कतर के बीच में अभी तक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद अ फुल फ्लेजेड मैनर हैज स्टिल नॉट कम अप, ये अभी तक नहीं आई है। और इसीलिए जो बहुत बड़ी एक चुनौती है कि अगर वहां पे कोई जेल टर्म भी सर्व कर रहा होता है तो हम उसको यहाँ पे नहीं ला पाते हैं, या अगर हमारे यहाँ कोई कतरी का पकड़ा गया तो उसको वो लोग वहां नहीं ले जा पाएंगे। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टू ब्रिंग अबाउट द प्रिजनर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ताकि की चीजें सौहार्द भाव से बनी रहे। पर यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत ने किन किन देशों से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है। आप देखेंगे यूएस के साथ कर रखी है, यूक्रेन के साथ, यूके के साथ कर रखी है, तुर्की के साथ कर रखी है, यही नहीं आप देखेंगे रशिया के साथ कर रखी है, ओमान के साथ कर रखी है, मेक्सिको है, मलेशिया है, मॉरिशस है, ईरान है, इजराइल है, कुवैत है, इन सब के साथ कर रखी है, और बांग्लादेश है, भूटान है, इन सब के साथ भी हमने कर रखा है। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पाकिस्तान कहीं दिख रहा है क्या, कहीं पाकिस्तान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। सो वी डू नॉट हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद सम कंट्रीज, तो एक नेगेटिव लिस्ट भी तैयार रखिएगा, कतर के साथ नहीं है, पाकिस्तान भी आपको इसमें नहीं दिखेगा। नाउ देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन दिस। एक और चीज हमारे दिमाग में आ रही थी, तो आपने एक देखा वियना कन्वेंशन और आपने देखा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज किसके के साथ भारत ने साइन कर रखा है। एक और हम आपका दायित्व यहां बनता था, हम आपको बताएं वियना कन्वेंशन जब आप पढ़ते हैं तो वियना कन्वेंशन एक्चुअली बहुत सारे हैं, हमने उसको यहाँ पे क्लब करने की कोशिश की। एक वियना कन्वेंशन है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस का है 1961, और वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस 1963, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक वियना कन्वेंशन है फॉर सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज के ऊपर सिविल लाइबिलिटी के लिए वियना कन्वेंशन है 1963 का। वियना कन्वेंशन रोड ट्रैफिक के ऊपर भी है 1968 का। वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज है 1969 का। वियना कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन है 1985 का। वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 1986 का है। और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 का, ये भी मेरे पास वियना कन्वेंशन के तहत ही है। तो बहुत सारे वियना कन्वेंशन है, परेशान मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। पर दो हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, कॉन्सुलर रिलेशन का 1963 और 1961 का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। अब आपसे एक सवाल हो जाए जिसको आप नीचे कमेंट में जवाब देंगे। पहला, आपको यह बताना है कि जेनेवा कन्वेंशन
किससे रिलेटेड है? आप नीचे कमेंट करके बताएँगे कि जेनेवा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है और क्यों इस समय उसकी चर्चा की जा रही है? आपके इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का और आपको बता दें हमारे पास 333 लर्नर्स इस साल रहे हैं जो बढ़िया रैंक पाए हैं, अगले आप भी हो सकते हैं। सीएमसी कोड का यूज़ करके आप रिपीटर्स बैच को ले सकते हैं। जिस बैच में अगर आपकी कोई भी कमी रह गई हो पिछले अटेम्प्ट में, वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। लाइव क्लासेस, करंट अफेयर्स, अपडेशन सब कुछ मिलेगा विद टेस्ट प्लस इसके साथ ही सीएमसी कोड पर आपको 50% ऑफ आपको मिल रहा है अभी इन सब चीजों में एंड वी हैव अ लक्ष्य बैच दैट इज आल्सो स्टार्टिंग अप व्हिच इज इन हिंदी तो आप हिंदी का भी देख सकते हैं और रिपीटर्स बैच को भी ले सकते हैं इसके साथ ही ये रिपीटर्स बैच हमारा एक चल भी रहा था एक नया आपका चालू हो रहा है 31 अक्टूबर से आप देख सकते हैं फ्रेश टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है पीटी का बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं लक्ष्य बैच हिंदी में है वो भी 31 से चालू हो रहा है आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा फाउंडेशन बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है 20 अक्टूबर से और ईएमआई फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा थैंक यू सो मच टेक केयर जय हिंद